हो रहे हैं। जब हम हाइडल पावर जनरेशन प्लांट भी लगाते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है। हम नदी के धार को रोकते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, पानी को टरबाइन पर गिराते हैं, टरबाइन चलता है और उससे बिजली का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन ऐसा करने में नदियों के साथ कितनी छेड़छाड़ होती है। तो हाइडल पावर में भी क्या किया गया है, अब टिहरी बांध बना, गंगा नदी जिस तरह से अविरल गंगोत्री से निकलकर और अनेक नदियां उसमें मिलती थी, आज वो स्थिति नहीं, वो स्वाभाविकता नहीं। इसको लेकर बहुत बहस हुई 80 के दशक में, 90 के दशक में, और अंततोगत्वा टिहरी बांध बना। अब आज उस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। मैंने तो सिर्फ इसका उल्लेख इस बात के लिए किया कि जब हम पनबिजली का भी उत्पादन करते हैं तो उसमें नदियों की धार के साथ जो उसकी स्वाभाविक धारा है उसके साथ हम हस्तक्षेप करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। और उसी तरह से ताप बिजली घर जब बनता है तो कितने कोयले को हम जलाते हैं, उस इलाके में गर्मी पैदा होती है। लेकिन आज बिजली के लिए प्रतिदिन गर्मी के दिनों में हम लोगों के पुतले जलाए जाते हैं कि यहां बिजली क्यों नहीं है। और हम लोगों की भी सर्वोच्च प्राथमिकता आज है कि हम बिजली प्लांट लगाएं, घर लगाएं, और कोयला के लिंकेज के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं। खैर, बरौनी के ताप बिजली घर के लिए कोयला का टेपरिंग लिंकेज ही सही मिल गया, लेकिन वह एक अलग विषय। अन्य जगहों पर भी हम एनटीपीसी के साथ मिलकर ताप बिजली घर लगा रहे हैं, नबीनगर में लगा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में एक्सपेंशन हो रहा है, अन्य जगहों पर भी लगाना चाहते हैं, निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कितनी निर्भरता हमारी बिजली पर हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है, जब तक हम एमएलए नहीं बने थे, ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में हम नहीं गए थे। यात्रा करने की बात तो छोड़ दीजिए, एमएलए बने, कूपन मिला कि आप एसी 2 टियर से यात्रा कर सकते हैं, तो जीवन में पहली बार ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में गए। एमपी बन गए तो फर्स्ट एसी में भी चलने लगे। हमको नहीं मालूम था, बाद में रेल विभाग के मंत्री बन गए तो मेरे लिए पूरी की पूरी ट्रेन चलने लगी। लेकिन हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि एसी कहां था। जब तक हम एमएलए थे तो एक ही एयर कंडीशन जगह थी, वो थी विधानसभा का कक्ष में, चैम्बर, जहां विधानसभा की बैठक होती, और उसका लॉबी, उसमें एयर कंडीशन था। बहुत लोगों को बहुत गर्मी लगती थी तो कुछ लोगों को हम देखते थे, सदस्यों को आदत थी उसी में लेटे रहते थे। एक आप तो बड़े नेता बने जो दिन भर वहीं लेटे रहते थे। तो मैं आज सिर्फ इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि हम लोगों के जीवन में भी, मेरे जीवन में तो 1985 के पहले एसी का अनुभव ही नहीं किया, और जब 1989 में जीत करके सांसद बन गए, 90 में केंद्र में राज्य मंत्री बन गए, तब गाड़ी भी एयर कंडीशन, दफ्तर भी एयर कंडीशन, और जब लौट करके घर आते थे तो उनके कमरों में भी एयर कंडीशनर लगा। तो हम तो 89 में देखे, उसके पहले हमको तो एहसास नहीं था। हम तो रहते थे एमएलए क्लब में, एमएलए के रूप में, और ऊपरी मंजिल पर गर्मी के दिन में खूब तप जाता था, लेकिन कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। पटना आते थे तो कोई एसी नहीं था रहने की जगह पर। 96 के बाद से यहां भी जिस कमरे में रहते थे वहां एसी लगना शुरू।
पटना में एयर कंडीशन का प्रचलन नहीं था। आज दफ्तरों में एसी हो गए, घर घर में एसी लग रहा। अब तो हम जाते हैं तो कस्बों में एसी मिलता है, कहते हैं कि आइए आइए यहाँ एसी लगा हुआ, यही बैठिए। तो ये जो हम आराम देह जीवन जो हमारा होता जा रहा, आराम पसंद जीवन, लेकिन उस एयर कंडीशनिंग से कितना कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन एमिशन होता है, उसके बारे में नहीं सोचते। हम लोगों को लोग बताते हैं, बेतिया में रहने वाले लोग अपनी खिड़की से रोज हिमालय देख लेते थे, हिमालय की चोटियों को देखते थे, उसके ऊपर का जो बर्फ था उसको देख लेते। आज ये संभव नहीं। कैसा माहौल बन गया हमारे ऊपर, पर्यावरण उतना साफ नहीं है। शहरों में रहिए तो तारे ठीक ढंग से नहीं दिखते हैं रात में, कितना प्रदूषण होता जा रहा है, कितना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, और उसके चलते पृथ्वी पर संकट आ रहा है। दुनिया में बहस होती है, बहस इस पर सिमट जाती है कि तुमने किया पर्यावरण को खराब या हमने किया। अमेरिका कहेगा कि हम कुछ नहीं काटेंगे, पूरा का पूरा एयर उनके यहाँ हीटिंग का इंतजाम है। तो इन सब चीजों से कुल मिलाकर दुनिया भर में इतना नुकसान पहुंचाया गया। समुद्र का भी जल स्तर कभी बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के संकट, सुनामी आ रहा है। सुनामी लोग जानते नहीं थे, अब सुनामी हर बच्चा जानने लगा। आपदाओं के बारे में अब नए नए किस्म की आपदाएं आती है। मौसम का मिजाज देखिए, हर साल हम लोग परेशान रहते हैं, समय पर वर्षा नहीं होती। इस बार भी 179 प्रखंड बिहार का, उसमें 250 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई, सूखे की स्थिति। वर्षा हो भी रही है तो अगर इस इलाके में वर्षा हो रही है तो कंकड़बाग सूखा, अगर डाकबंगला के पास वर्षा हो रही है तो चले आइए सेक्रेटेरिएट के पास सूखा। ऐसी स्थिति है, बिल्कुल लोकलाइज्ड रेंज कुछ इलाके में हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। लोग कह रहे हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी परिस्थिति पैदा हुई। तो इस परिस्थिति में समय रहते लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। बिहार में वन आवरण, वृक्षावरण मात्र 9%। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 5 वर्ष में 2017 तक वृक्षावरण बढ़ाकर हम 15% पर ले जाएं, और इसके लिए हम लोगों ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। 24 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, 24 करोड़ पेड़ लगाए जाए। हरियाली मिशन की हम लोगों ने शुरुआत की। इसमें सड़क के किनारे, बांध के किनारे, नदी के किनारे, घरों में लोग बाग बगीचे में पेड़ लगाकर वृक्षावरण को बढ़ाकर 15% करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प, और उस दिशा में काम हो रहा। जो वृक्ष लगेंगे उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो हर रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग जाते हैं पेड़ में राखी बांधने। बहन जैसे भाई को राखी बांधती है, हर इंसान से हम कहते हैं कि पेड़ों को राखी बांधिए, मतलब उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की। और जो पेड़ हम लगाएंगे, अभी उसके बारे में हम लोग निर्णय लेने वाले हैं, कितनी संख्या एक गरीब परिवार को देंगे रखवाली के, और वो पेड़ उनके हो जाएंगे। आप उनकी रक्षा करिए, उनका फल खाइए। समय पूरा होने के बाद जो लकड़ी होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन उसकी रक्षा कीजिए। और नियमित रूप से समय पर जब अगर किसी पेड़ की आयु पूरी हो रही है तो उसके पहले हम दूसरा पेड़ भी लगा दें, ताकि ये जो हमारा वृक्षावरण है वो 15% हमेशा बना रहे। तो आज के अवसर पर, पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें, पेड़ लगाएंगे, पेड़ की रक्षा करेंगे।
और जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, कागज के टुकड़ों को जहां तहां न फेंके, उसको डस्टबिन में ही डालें, नल का इस्तेमाल ठीक से करें। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग टूथब्रश लेकर के नल के पास जाते हैं, पहले टूथब्रश पर पानी दिया, नल को खुला छोड़ करके 5 मिनट ब्रश कर रहे हैं और तब तक पानी बह रहा है। उस पानी को जो जमीन के अंदर है रिचार्ज होना पड़ता है, और उस पानी को जमीन के नीचे से निकाल कर आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बिजली की खपत होती है। क्यों पानी को बर्बाद करते? बिजली पर्यावरण को बिगाड़ करके हमें मिल रही है। उस बिजली का प्रयोग जितना कम करें। बहुत लोगों को लगता है कि अगर बिजली का बिल देना है तब तो बत्ती वगैरह बुझाएंगे, पंखा ऑफ करेंगे। अगर सरकारी क्वार्टर है, बिजली का बिल देना नहीं है तो बेरहमी से छोड़ देते हैं। आपको बिल देना है या नहीं देना है, किसी न किसी को देना है, किसी न किसी को देना है। और ये बिजली है तब तो मिल रही है। तो उस बिजली के जनरेशन में, जनित्रीकरण में कितना कोयला लग रहा है, कितना पानी लग रहा है, कितना कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए स्वच्छता के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, पेड़ों की हिफाजत के लिए, अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए कुल 11 संकल्प आपने आज लिए। और ठीक कहा प्रधानाचार्य ने कि भाई संकल्प तो ले लिया, इसको आत्मसात कर ली, इसको 10-20 बार पढ़िए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अमल करना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, आदत बनाने की चीज। एक बार आदत बन गई तो फिर वो जीवन भर काम आए। और यहाँ तो सब छात्राएं हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं, अगर लड़कियां पढ़ लेगी तो पूरे परिवार को पढ़ा लेगी। और लड़कियों के मन में अगर संकल्प हो गया, वो मन में घर कर बैठ गया, तो फिर तो पूरे परिवार से उसको लागू करवा दे। आखिरकार होम डिपार्टमेंट है, कोई साधारण बात थोड़ी है। असली ताकत तो नारी में है। तो हम लोगों का आग्रह है, अपनी ताकत को पहचानिए और जो संकल्प लिया उसको आत्मसात कीजिए और अपने परिवेश में उसको लागू कीजिए, अपने परिवार में उसको लागू कीजिए। और इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन अगर हम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो आज सभी स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को तथा वन एवं पर्यावरण विभाग को बधाई देता हूं। ये काम हम लोग करते जाएं, माहौल बना। कल कहाँ पेड़ के बारे में सोचता था, अब आज देखिए हर आदमी चर्चा कर रहा है। हम गए थे अपने विश्वास यात्रा के क्रम में 2010 में धरहरा, भागलपुर जिले का एक गांव है। मुझको पता चला कि वहां बेटी के पैदा होने पर लोग 10 पेड़ लगाते हैं। हमको ये अद्भुत लगा, ये परंपरा उनकी हमको बहुत पसंद आई। हम उस गांव में चले गए, गांव के लोग उत्साहित हो गए और वहां जाकर मैंने एक ही बात कही, एक ही वादा किया कि आपका जो संदेश है धरहरा का, उसको हम बिहार के कोने कोने में पहुंचाएंगे। संभव हुआ तो बिहार के बाहर देश में, और हो सकता है देश के बाहर दुनिया में संदेश जाए। और आज मुझे खुशी है, 3 साल के अंदर धरहरा का संदेश बिहार की सीमाओं को पार कर, देश में ही नहीं देश की सीमाओं को पार कर दूसरे मुल्कों में पहुंचा। अभी हाल में बताया गया कि धरहरा के संदेश पर बिहार के एक छोटे से गांव के संदेश पर वाशिंगटन में सेमिनार हुआ। तो एक गांव में अनेक वर्षों से अगर लोगों ने कोई अच्छा काम किया तो उसका जो संदेश था उसकी चर्चा दुनिया में होती। तो इसके पीछे इसका निहितार्थ है कि अगर आज हम कोई चीज सोचते हैं, आज हम संकल्प लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो आज न कल वो हर जगह पहुंचता है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले वर्ष से पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो ये संकल्प बच्चों के द्वारा लिया जा रहा है वो आने वाले कुछ वर्षों में घर घर तक पहुंचेगा और बिहार पृथ्वी की रक्षा में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाएगा और हमारा योगदान होगा। हम पृथ्वी के सेहत को बिगाड़ेंगे नहीं, हमसे बन पड़ेगा। हम जितना धरती से लेंगे हम उतना जरूर उसकी खिदमत करके, उसकी रक्षा करके, रखवाली करके हम वापस करेंगे, ताकि ये चिरस्थायी हो सके और ये जो सृष्टि है इसका चक्र अनंत काल तक चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती उमा कुमारी सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। असंतुलन एक बड़ी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने